हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर, एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम क्लास 10 साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, ग्रेविटेशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। तो आई होप आप इसके पहले तीनों लेक्चर अच्छे से देख के आए हैं, तभी आपको आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आपका स्वागत करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको केपलर्स के लॉ बताए थे। तो केपलर्स के जो लॉ है वो प्लैनेटरी मोशन के बारे में थे। जैसा कि उन्होंने पहला लॉ कहा था, कोई भी प्लैनेट्स इलिप्स में घूमने वाला है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकेंड लॉ क्या था, जो एरिया स्वीप करेगा सन के साथ में वो इक्वल रहेगा। और थर्ड लॉ था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड जो रहेगा प्लैनेट का वो मीन डिस्टेंस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये मैंने डिटेल में आपको थर्ड लेक्चर में समझाया है, तो आप वो जाके प्लीज़ देखिए या फिर कैसे पढ़ के आइए। अब जब केपलर्स ने ये जो लॉ बताए, तो केपलर्स ने ये तो कह दिया प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने बता दिया, लेकिन ही डिड नॉट एनीथिंग अबाउट व्हाई प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब प्लैनेट घूमते रहे हैं, लेकिन क्यों घूम रहे हैं ये उनको आइडिया नहीं था। तो इसके बारे में आइडिया किसको था? न्यूटन को। न्यूटन ने एक कंसेप्ट यहाँ पे लेके आया, ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने बताया कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हैं जिसके पास अगर मास है, तो वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और दो मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हमें कहना है ग्रेविटेशन, और उनके बीच में का जो फोर्स है उसे हमें कहना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में भी बताई है, ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम ग्रेविटेशन कहेंगे, और जो फोर्सेस लगेंगे उनको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। न्यूटन इन्होंने एक लॉ बनाया, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस लॉ का नाम यूनिवर्सल लॉ क्यों है देखो, तो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन इनका कहना यह है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स, ये वर्ड की तरफ आपको फोकस करना है, अट्रैक्ट करने वाला है, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करने वाला है? अट्रैक्ट करने वाला है। अब अट्रैक्ट करेगा तो उनके बीच में क्या रहेगा? फोर्स रहेगा। तो वो जो फोर्स रहेगा विथ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो जो दो ऑब्जेक्ट आप लेंगे उनका आपको क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। जो ऑब्जेक्ट है उनके मासेस के प्रोडक्ट को जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, स्टेटमेंट आपके जो बुक्स में दिया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टेटमेंट का मीनिंग हम अच्छे से समझेंगे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2, और ये दोनों ऑब्जेक्ट में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो दिया है वो d दिया है। ये दोनों ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस दिया है, और डिस्टेंस कैसा लेंगे हम ऑब्जेक्ट का? सेंटर टू सेंटर। ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो अब क्या होता है, m1 ऑब्जेक्ट किसको अट्रैक्ट करता है? m2 को, और m2 ऑब्जेक्ट किसको अट्रैक्ट करता है? m1 को। तो दोनों के ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। दोनों के ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फेनोमेना है इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। दो मास के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि मासेस कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। तो हमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है जिनके पास मास होना चाहिए, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशन, और उनके बीच में जो फोर्स रहेगा उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब ये लॉ यूनिवर्सल क्यों है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आप यूनिवर्स में के कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी प्लैनेट ले लो, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट ले लो, हमको सिर्फ क्या कंडीशन है, उनके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास।
तो यही न्यूटन का कहना है, दो ऑब्जेक्ट के पास अगर अपना मास है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन। लेकिन न्यूटन इतने टैलेंटेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये तो बताया दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास होना चाहिए तो अट्रैक्शन होने वाला है, फोर्स लगने वाला है, लेकिन वो इतने होशियार है कि वो फोर्स कितना लगेगा ये उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट के अंदर। तो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। एवरी ऑब्जेक्ट, जैसा ये एक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। अब ये जो अट्रैक्ट करेंगे मतलब इनके अंदर फोर्स है, तो मैं लिखता हूँ एफ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो दिस इज द साइन फॉर प्रोपोर्शनलिटी। अभी काय को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मासेस। तो इनके मासेस कौन है, m1 m2, तो m1 m2 का हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो इनके प्रोडक्ट को फोर्स कैसा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अगर मान लो दोनों मास 1 kg की है तो मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 1, मतलब फोर्स कितना आ गया, 1 न्यूटन। दोनों ऑब्जेक्ट अगर 2 kg के है तो फोर्स कितना आ गया, 4, मतलब फोर्स 4 न्यूटन आ गया। दोनों ऑब्जेक्ट अगर 3 kg के है तो 3 का 9, अगर 4 kg का है तो 4 का 16, 5 kg का है तो 5 का 25। तो हमें एक बात समझ में आई, अगर आप ऑब्जेक्ट के मास बढ़ाएंगे तो उनके बीच में फोर्स भी बढ़ने वाला है। जितना हेवी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने वाला है। जैसा ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास और नीचे अर्थ है, तो अर्थ के पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशन है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसलिए ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये आपको समझना है न्यूटन ने क्या कहा, फोर्स रहेगा लेकिन कितना रहेगा। चलो सर आपने बताया दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होगा, फोर्स रहेगा, ये हमने मान लिया, लेकिन कितना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास का आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स जो रहेगा वो आपको इनवर्सली मतलब 1/v लेना है, और काय को लेना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, d, उस डिस्टेंस का हमें लेना है स्क्वायर, और ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम होगा, जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो न्यूटन ने क्लियरली बात समझा दी, मासेस के साथ फोर्स बढ़ने वाला है और डिस्टेंस के साथ फोर्स कम होने वाला है। मतलब मास बढ़ा तो फोर्स तो बढ़ेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। एप्पल जो है और मून जो है ये अर्थ के पास है, मतलब अर्थ दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन एप्पल नज़दीक है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, और मून दूर है तो उसके ऊपर कम फोर्स लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो फोर्स कम हो जाता है। तो अब इसको हम अगर एक साथ लिखते हैं तो दोनों का एक साथ कर दिया, इन दोनों का एक साथ कर दिया, तो ऊपर कौन आएगा, m1 m2, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक g कांस्टेंट यूज़ किया है, और आगे आपका बचता है m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। So this will be your formula for gravitational force for the universal law of gravitation. When the two objects kept at some distance, then force of attraction between them is directly proportional to product of their masses, inversely proportional to the square of distance between them. Then we get F is equal to G m1 m2 upon d square. So here m1 is the object of first mass of first object, sorry. m2 is equal to mass of second object. D is equal to distance between the two objects. Distance must be taken from the center of that two object. यहाँ से और यहाँ से लेना नहीं है आपको, दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर से लेना है। और जी आपका क्या है, जी आपका क्या है, जी है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये जी जो है, जिसका नाम मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बनाया, इसका फॉर्मूला देखो कैसा बनेगा। ये डी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर, और m1 m2 इसको मल्टीप्लाई में तो फोर्स को डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 m2। सो हमारे पास अभी जी का भी फॉर्मूला रेडी है, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इसके यूनिट की बात होंगी, ऐसा यूनिट की, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ गया, m1 का यूनिट आ गया kg, m2 का यूनिट kg, इसलिए kg का क्या आ गया, स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज व्हाट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और इस g की एक वैल्यू रहती है जो आप लर्न करेंगे, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आ रहा है समझ में सबको। अगर
किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर अच्छे से देख के आना है। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ कुछ बच्चे रेगुलरली लेक्चर देख रहे हैं तो उन बच्चों को समझ में तो आ ही चुका है। फिर भी मैं बता देता हूँ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन ने क्या कहा, यूनिवर्स में कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आप कंसीडर करते हैं जिसका मास m1 m2 है तो उनके बीच में फोर्स लगने वाला है। वो फोर्स कितना रहेगा, वो मासेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इस तरह से हमने उसका इक्वेशन बनाई। तो F = g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपको फोर्स फाइंड करना है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। फ्रॉम दैट g = मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। d ऊपर चला गया, m1 m2 नीचे आ गया, तो उसका फॉर्मूला बन गया। वहाँ से उसका यूनिट भी मिल गया, और वो वैल्यू जो है वो तो आपको याद करनी है। 10th स्टैंडर्ड में आप उसको याद करेंगे, 11th स्टैंडर्ड में हम उसको फाइंड करेंगे वो कैसे आती है। तो आई होप ये आप लिख लिया सबने, ये आपको जल्दी से लिखना है। तो जैसे कि क्या फॉर्मूला है हमारा, बताओ आप। F = g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो ये जो दो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किए, m1 m2, मान लो अगर ये 1 kg के ऑब्जेक्ट है, कितने के हैं, 1 kg के, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है d वो भी 1 मीटर है, वो भी कितना है, 1 मीटर। तो क्या होगा देखते हैं। F = g m1 कितना है, 1, m2 भी कितना है, 1, और d भी कितना है, 1 का स्क्वायर। सो g 1 × 1 कितना, 1, 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो 1 1 क्या हो गया, कैंसिल। सो F = क्या आया, g। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, अगर हम यूनिट ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर करते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं जिसके मासेस यूनिटी हो, मतलब 1 हो, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस भी 1 मीटर का हो, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसा आएगा, इक्वल आएगा। मतलब F की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, 6.67 × 10⁻11। नहीं समझ में आया तो आप और ध्यान दे सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कोई एग्जाम्पल में ऐसा दिया है, डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, डबल। अब डिस्टेंस डबल हो गया तो हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब डिस्टेंस अगर डबल हो भी गया है तो d की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सो g m1 m2, 2 का स्क्वायर कितना है, 4। तो डिस्टेंस डबल हो गया मतलब डिस्टेंस बढ़ गया है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो क्या फैक्टर से फोर्स कम होने वाला है, तो फोर्स आपका 4 फैक्टर से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। फोर्स आपका 1/4 फैक्टर से, 1/4 फैक्टर से फोर्स आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। मान लो किसी ने d की वैल्यू ट्रिपल कर दी तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो 1/9 फैक्टर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। तो ऐसा है, कुछ केसेस में आपको मासेस वगैरह भी डबल और ट्रिपल करके दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आपको इतना डिफिकल्ट तो पूछेंगे नहीं। आपको सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया तो आपको डायग्राम निकाल के स्टेटमेंट लिखना है, फॉर्मूले लिखना है, जी क्या है उसके बारे में बताना है, और ये बाई चांस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया तो आपको लिखना है। तो ऑलमोस्ट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बारे में कुछ अलग अगर बात करनी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो यूनिवर्स में के जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा अर्थ सन को अट्रैक्ट करता है, अर्थ विच रिवॉल्व अराउंड सन, तो हमारे पास अर्थ का मास है, सन का मास है, उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हमारे पास है, तो हम उन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी हम फाइंड करने वाले हैं, लेकिन वो आने वाले लेक्चर में। मून अर्थ के अराउंड में घूमता है तो मून का मास है, अर्थ का मास है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के बीच में का डिस्टेंस पता होगा, मास पता होगा, तो दोनों के बीच में का फोर्स भी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यस। और आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेके आ जाओ, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, आपके जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है जो आपके ये होता है आपका ओशियन होता है आपका, जो मतलब समंदर की बात हो रही है, तो समंदर होता है, समंदर में वो जो लाट वगैरह आती है तो ये क्यों आती है, तो उसका रीज़न ये है मून क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है उसके ऊपर, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स समंदर में हमें वो जो आता है वेव्स वगैरह बोल सकते हैं आप उसको, वो हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल ब्यूटीफुल फेनोमेना है जो हमें देखने को मिलते हैं। और वैसे भी साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जितना आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना साइंस आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बताओ, और अगर समझ में आ रहा है तो भी बताओ। अब सर कैसे बताएं,
तो आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी ये देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और 2 बच्चों का फ़ायदा भी कर सकते हैं। मतलब आपके जितने भी क्लासमेट हैं जो 10th स्टैंडर्ड में हैं, जिनको साइंस 1 सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ हमारा लेक्चर करने के बाद उनका साइंस 1 का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व होने वाला है। तो आई होप आप आपके क्लास में सारे बच्चों की ये चीज़ शेयर करने वाले हैं। और अब मैं आपको फिर एक बार ये बात याद दिला दूँ, मैंने व्हाट्सअप नंबर भी आपको पिछले कुछ लेक्चर में लिख के दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर भी टॉक कर सकते हैं। सिर्फ लास्ट में इतना ही कहूँगा, आज हमने लेक्चर नंबर 4 कवर किया। टोटल 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, थर्ड लेक्चर में हमने केपलर्स के लॉ कवर किए, फोर्थ लेक्चर में हमने न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, आपके लिए जितने भी लेक्चर मैं बनाऊंगा तो पूरा सिलेबस मैं आपको उसमें कवर करके दूंगा, अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज। पूरा एक्सरसाइज आपको हमारे चैनल के ऊपर पढ़ने को मिलने वाला है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन आप लोग जब तक मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। तो आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हम अब जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम और भी अच्छा पढ़ने वाले हैं। जैसा कि केपलर ने थर्ड लॉ दिया था लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया था, तो न्यूटन केपलर को कैसा हेल्प करेंगे, जिसमें केपलर इनका थर्ड लॉ भी प्रूफ हो जाएगा, जो यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस के बारे में है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। और आने वाले कुछ लेक्चर में हम एग्जाम्पल भी करेंगे और रिमेनिंग पॉइंट्स भी कवर करने वाले, मतलब पूरा चैप्टर ही हम कवर करने वाले। सो आई होप आपको फिर से आज भी समझ में आ गया। ऐसे ही हम आपके लिए रोज़ अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।